हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे। ग्रीन वॉशिंग इसका टाइटल है। एनवायरमेंटल थीम पे लिखा हुआ आर्टिकल है। एनवायरनमेंट की, फॉरेस्ट की, कार्बन कवर की, है ना, क्लाइमेट चेंज की बात करेगा। इंटरेस्टिंग है। और शुरू करेंगे इसको अपने क्विज़ के साथ। आराम से देख लो क्विज़ को। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन अपने को करना है। जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करनी है। सॉल्यूशंस भी क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी ग्रीन वॉशिंग क्या होता है भाई। देखिए, आपने वाइट वॉश सुना होगा। वाइट वॉश, वाइट वॉश, वाइट वॉश का मतलब होता है पुताई। जो आप घर पे करवाते हो ना, दिवाली वाली के टाइम कलर करवाते हो घरों में, वाइट वॉश। अगर आप ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं ना, तो आप पुताई तो कर रहे हैं, लेकिन पुताई कर रहे हैं आप पेड़ों से, है ना। आप पुताई करके अपने घर को सुंदर बना रहे हैं, देश को सुंदर बना रहे हैं, लेकिन वो पुताई हो रही है पेड़ों से। ग्रीन वॉशिंग का काम आप कर रहे हैं। अब ये ग्रीन वॉशिंग कौन कर रहा है, कंट्री को सुंदर बनाने की कोशिश कौन कर रहा है, पेड़ों के जरिए। ये पता लगेगा अपने को टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है जी चेंजेस टू कंजर्वेशन लॉस मस्ट बी बैक्ड बाय साइंटिफिक एविडेंस। कह रहे जो भी बदलाव है, जो भी चेंजेस हैं कंजर्वेशन लॉज में। कंजर्वेशन लॉज क्या होते हैं? ऐसे कानून जो कंजर्वेशन का काम करें, संरक्षण का काम करें, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने का काम करें, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो। कह रहे ये सारे चेंजेस ऐसे लॉज के लिए इनको बैक्ड होना चाहिए। बैक्ड होने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के पीछे किसी चीज़ का सपोर्ट होना। इन सबको सपोर्टेड होना चाहिए साइंटिफिक एविडेंस के द्वारा, वैज्ञानिक एविडेंस के द्वारा। एविडेंस का मतलब आप समझते हैं सबूत, है ना, प्रूफ। तो कोई भी ऐसा काम मत करो, कोई भी ऐसा चेंज वेज मत करो जिसके पीछे साइंस ना हो। अगर साइंस नहीं लगाओगे तो आपके चेंजेस जो हैं किसी काम के नहीं होंगे। चलिए, चेंजेस आपका सब्जेक्ट है, ग्रीन कलर में इसको दे देते हैं अपने कलर, है ना। और मस्ट बी बैक्ड इसकी वर्ब है, इसको दे देते हैं अपने पिंक कलर। सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि सेंटेंस का सर और पांव आपके हाथ में आ सके। चेंजेस सब्जेक्ट हो गया, पैसिव वॉइस में मस्ट बी बैक्ड इसकी वर्ब हो गई। एविडेंस यानी कि प्रूफ। क्या इस वर्ड को सुनते ही दिमाग में कुछ घंटी बजी? और बजनी चाहिए। एविडेंस वर्ड को देख करके आपके दिमाग में कौन सी घंटी बजती है? चलो एक हिंट भी देता हूं मैं। साइंटिफिक एविडेंसेस तो बहुत सारी हो सकती हैं भाई। विज्ञान से एक ही एविडेंस थोड़ा ना मिलती है, विज्ञान से तो बहुत सारी एविडेंस मिलती है। तो एविडेंसेस भी तो लिख सकता था, ऐसा क्यों नहीं लिखा? चलो अब समझा देते हैं जिसको समझ में ना आया हो। इंग्लिश में ये सारे वर्ड्स हैं आपके सामने लिखे हुए हैं नीचे, जिनको जिनको आपको प्लूरल नहीं बनाना है, क्योंकि ये वर्ड जो है ना अनकाउंटेबल है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। आपको देख के लगता होगा एविडेंस को एविडेंसेस बना दूं, एडवाइस को एडवाइसेस बना दूं, ब्रेड को ब्रेड्स बना दूं, इक्विपमेंट को इक्विपमेंट्स बना दूं, है ना, सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर्स बना दूं। लेकिन ऐसे ये वर्ड्स हैं नहीं, इनको सिंगुलर ही रखोगे। इनफैक्ट ये अनकाउंटेबल हैं, सिंगुलर रहेंगे, बिना एस के आएंगे। और अगर इनको प्लूरल बनाना हो तो इनके पहले पीसीज ऑफ नाम का फ्रेज आप ऐड करते हैं, अगर इनको काउंट करना हो, है ना। चलो अब करके दिखाता हूँ मैं आपको, फॉर्मूला प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये फॉर्मूला इतनी बार करवा चुका हूँ, अगर एक भी बच्चे का गलत हुआ ना तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग बात होगी मेरे लिए। इस पे कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो, और ये आप जो है ना हर एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस जरूर देखोगे। द सॉफ्टवेयर सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट आर जनरली एक्सपेंसिव देन ओरेकल। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बेचे गए सॉफ्टवेयर जनरली एक्सपेंसिव होते हैं ओरेकल के। क्या गलती है भैया सेंटेंस में? सॉफ्टवेयर्स नाम का वर्ड अंग्रेजी में है ही नहीं। सॉफ्टवेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन को आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे भैया, इस एस को यहाँ से रिमूव करेंगे। आप लिखेंगे द सॉफ्टवेयर सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब ये सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बेचे गए सारे सॉफ्टवेयर के ग्रुप की बात कर रहा है ये। इसमें एमएस वर्ड आ गया, विंडोज़ आ गया, और भी जो माइक्रोसॉफ्ट बनाता है, चैट जीपीटी वगैरह भी इसने डेवलप करवाए हैं, है ना। तो ये सारे सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है। उन सॉफ्टवेयर के ग्रुप को हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर।
और यहाँ पे आर नहीं, आपको इज लगाना है। ठीक है, चलो समझ पा रहे हो ना, ये सॉफ्टवेयर के अंदर सारे आ गए। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, अगर ये समझ ना आ रहा हो ना तो आप ऐसा लिख सकते हो, द ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर, द ग्रुप ऑफ। ये सेंटेंस कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ जो है ना वो अंडरस्टूड है। अगर आप सॉफ्टवेयर लिख रहे हो तो उस वर्ड में ग्रुप ऑफ लिखा हुआ आ गया। आर ऑल दीज न्यूज इज करेक्ट, क्या ये सभी न्यूज इज करेक्ट हैं? न्यूज होता है सिंगुलर, मैंने बना दिया प्लूरल, न्यूज इज। गलती कर दी ना, न्यूज इज को आप न्यूज ही लिखें, न्यूज एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल नहीं बनेगा, और इसको लिखें इज ऑल ऑफ दीज न्यूज करेक्ट। ठीक है, चलो अगर यहाँ पे ऑल वर्ड को जस्टिफाई करना हो, अगर ऑल वर्ड को जस्टिफाई करना हो और न्यूज़ को प्लूरल बनाना हो, वैसे तो ऑल जो है अनकाउंटेबल के साथ भी आता है, ऑल मिल्क, ऑल वाटर, ऑल शुगर, ऑल न्यूज़, है ना। अगर फिर भी आप प्लूरल बनाना चाहते हो तो फिर दूसरा वाला फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आर ऑल पीसीज ऑफ दीज न्यूज़ करेक्ट। ठीक है, दिस न्यूज़, ठीक है, दिस न्यूज़, दीज की जगह दिस लगाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। पीसीज ऑफ लगा करके आप प्लूरल बना सकते हैं। वैसे इस केस में पीसीज ऑफ लगाने की जरूरत थी नहीं, ऑल जो है अनकाउंटेबल के साथ में भी आ जाता है। द इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी आर सोल्ड वर्ल्ड वाइड, जो इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर्ड है इस कंपनी के द्वारा पूरी दुनिया में बेचे जाते हैं। गलत सेंटेंस है, इक्विपमेंट्स नाम का कोई वर्ड नहीं अंग्रेजी में, इक्विपमेंट लिखें, आर की जगह पे यहाँ पे इज लिखें। चलो अब इस कॉन्सेप्ट पे आप पे क्विज में क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पीसीज ऑफ लगाने वाला सिस्टम जो है इसका, लेकिन इतनी बार करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, वोकैब पे नज़र डालेंगे आर्टिकल की। ज़्यादा मुश्किल वोकैब है नहीं, 4-5 वर्ड्स हैं, फटाफट देख लेते हैं। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना, और उसी के साथ में जिन बच्चों को ज़रूरत है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट पासेस की, मैं आप सभी को रेकमेंड करूँगा टेस्टबुक.com। 3 दिनों की सेल है, एक्टिव हो चुकी है। इस सिंगल पास में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ में लगभग मिल रहे हैं 70,000 मॉक टेस्ट। 700 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स कवर्ड हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज़, डिफेंस, जो कॉमन एग्ज़ाम्स हैं सभी के सभी इसमें आ जाएंगे। इसी पास को आप सेल के दौरान 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ भी ले सकते हैं प्रो वर्जन के अंदर। प्रो वर्जन आपको पता होगा, ये सारे मॉक टेस्ट तो आपको मिलते ही हैं प्रो में, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाते हैं अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स के साथ में। पासेस का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, 3 दिनों की सेल है। आपको नॉर्मल पास दिखाएगा 299 का, आप जैसे कूपन इस्तेमाल करेंगे YT10, आपका प्राइस घट के हो जाएगा 299 से 287। इसी तरीके से प्रो पास आपको 499 का दिखाएगा, लेकिन आप जब कूपन लगाएंगे YT10, योर प्राइस विल गेट रिड्यूस टू 449। अगर पास की ज़रूरत है देन दिस इज़ द राइट टाइम। चलिए अपनी वोकैब शीट है ग्रीन वॉशिंग, शुरू करेंगे मॉरिबंड से। मॉरिबंड क्या होता है? ऐसी चीज़ जो अटक गई हो, ना आगे जा रही हो, ना इम्प्रूव हो रही हो, ना चेंज हो रही हो। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1992 वर नेसेसरी टू रिवाइव अ मॉरिबंड इकॉनमी। जो आर्थिक सुधार थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे 1992 के, वो नेसेसरी थे फिर से जिंदा करने के लिए एक अटकी हुई, एक स्टैग्नेंट या नॉट ग्रोइंग या नॉट चेंजिंग इकॉनमी के लिए। भारत की इकॉनमी ऐसी ही थी उस वक्त, बहुत ख़राब हो चुका था भारत इकोनॉमिकली, तो ये ज़रूरी थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1992। अब मॉरिबंड को डाइंग या पेरिशिंग भी बोलते हैं। देखो नियम यही है संसार का, अगर आप इंप्रूव नहीं कर रहे हैं ना, तो या तो आप रॉट कर रहे हैं, डाई कर रहे हैं। आप या तो आगे जाएंगे या फिर पीछे आएंगे, खड़े नहीं रहेंगे अपनी जगह पे। आपको लगता है मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ जीवन में, वहीं खड़ा हूँ, नहीं, आप वापस पीछे की तरफ आ रहे हो। तो पेरिश करना, डाई करना मॉरिबंड के सिनोनिम है। ठीक है, इसको स्टैग्नेंट भी बोलते हैं। स्टैग्नेंट जो है ना, आप इसको वाटर के साथ में कनेक्ट करके देखें। किसी तालाब वालाब में, पॉन्ड में अगर पानी खड़ा हुआ है तो वो कैसा हो जाता है? खराब हो जाता है ना, स्टैग्नेंट वाटर होता है वो इंप्रूव नहीं करेगा तो अपने आप ही खराब हो जाएगा, है ना। ये वर्ड थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग में विजुलाइज करके बिठाने की कोशिश करो। चलो आज ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। स्टैग्नेंट, ऐसी चीज़ जो इंप्रूव ना कर रही हो, अपनी जगह पे खड़ी हो, है ना, पेरिश कर रही हो। अगला वर्ड है रेकॉन। रेकॉन वर्ड जो है ना, इसके 2 सिनोनिम है। पहला जो मीनिंग है इसका वो ये है, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना और एस्टिमेट लगाना। जैसे आपको पूछा जाए भाई कितने मार्क्स आएंगे एग्जाम में, तो आप रेकन करके बताएंगे, यार वो क्वेश्चन गलत हुआ था, वो सही हुआ था, बीच में 1-2 और गलत हो सकते हैं, ऐसा ऐसा करके मेरे 100 में से 85 बनते हैं। तो ये आपकी रेकनिंग है, आपकी कैलकुलेशन है। और दूसरा रेकन वर्ड का मतलब होता है बिलीव करना या एज्यूम करना। अगर आप किसी चीज़ में
यकीन करने लगते हैं और किसी चीज़ को सच मानने लगते हैं, वो भी आपका रेकन करना है। दूसरा वाला मीनिंग इस वर्ड का कम यूज़ होता है, पहला वाला मीनिंग ये आप 90% प्लेसेस पे यूज़ होता हुआ देखेंगे। चलिए यूज़ भी करके दिखा देते हैं। इट इज़ रेकन्ड दैट इंडियाज़ इकॉनमी विल बी सेकेंड लार्जेस्ट बाय 2050। ऐसा माना जाता है, रेकन किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है कि भारत की इकॉनमी सेकेंड लार्जेस्ट होगी 2050 तक। अभी कल सर्वे भी आया यूएस की एक एजेंसी का कि 2074 या 75 में इंडिया यूएस को पीछे छोड़ देगा इकोनॉमिकली, आज से 50 साल बाद, है ना। तो वही बात इस सेंटेंस में लिखी है। चलिए, रेकनिंग नाम का नाउन भी इस वर्ड से बन सकता है। रेकन तो वर्ब है, रेकनिंग एक जीरंड है या नाउन है, और रेकनिंग वर्ड का मतलब होता है कैलकुलेशन। आज ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अब ये सिंपल वर्ड है, इसकी जगह कैलकुलेशन लिख देता तो पूछना भी ना पड़ता, लेकिन अगर इसको फैंसी तरीके से लिखना हो तो कैलकुलेशन को लोग रेकनिंग लिख देते हैं, है ना। अगला वर्ड है होमस्टेड। पहली बार देख रहे हैं आप, फर्स्ट टाइम मैंने इसको ऐड किया है। इसका मतलब होता है एक घर जो एक फार्म हाउस पे बसा हो। द फैमिली लिव्ड ऑन ए होमस्टेड एंड ऑन सेवरल नियर बाई ऑर्चर्ड्स। फैमिली एक फार्म हाउस पे रहती थी और ऑन करती थी कई सारे आसपास के बाग बगीचे, ऑर्चर्ड्स। ऑर्चर्ड क्या होते हैं? बाग बगीचे, जिसमें कुछ आपने प्लांट्स लगा रखे हों, कुछ फल लगा रखे हों, फ्रूट्स के जो हैं पेड़ लगा रखे हों, ऑर्चर्ड, है ना। इसको सेटलमेंट या हैबिटेशन भी बोल सकते हैं होमस्टेड को। यू विल इनकाउंटर दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे, होमस्टेड। अगला वर्ड है रिगरस। अच्छे से आपको जानता है, आप जानते हैं इस वर्ड को। रिगरस का मतलब है जो बहुत स्ट्रिक्ट हो, बर्डनसम हो, और ये वर्ड बना है रिगर से। रिगर का मतलब होता है स्ट्रिक्टनेस यानी कड़ापन। आर्मी स्कूल्स आर नॉन फॉर देयर रिगरस डिसिप्लिन। आर्मी स्कूल्स जाने जाते हैं अपने कड़े अनुशासन के लिए, रिगरस डिसिप्लिन के लिए। स्ट्रिंजेंट, रिजिड, हार्श, स्टर्न सभी इसके सिनोनिम है। इस वर्ड को, रिगरस को, आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है ऑर्चर्ड, जो आपको ऊपर यहाँ लिखवाया था वो वर्ड भी आर्टिकल में आएगा। ऑर्चर्ड का मतलब है जी छोटा सा गार्डन या बगीचा। छोटा मतलब कमर्शियली नहीं है, वो प्राइवेट है, लेकिन बड़ा है। वो है तो वो जंगल की तरह है, लेकिन वो प्राइवेट जंगल है आपका, ऐसा समझ लो। द फैमिली लिव्ड ऑन ए होमस्टेड एंड ऑन सेवर नियर बाई ऑर्चर्ड्स। फार्म हाउस पे परिवार रहता था और आसपास के कई बगीचों को ऑन करता था, है ना। कुछ लोग रहते हैं ना इस तरीके से, कुछ रिच पीपल, फार्म हाउस होते हैं, आसपास के बगीचे होते हैं, शांति भरी ज़िंदगी होती है। चलिए, प्लांटेशन और ग्रोव इसके सिनोनिम है ऑर्चर्ड के। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए आर्टिकल पे आ जाओ। एक समरी देंगे आपको, किस बारे में लिखा हो पता लगे। अब देखो, देसी भाषा में बता रहा हूँ। समरी ये है, भारत एक नया कानून बना रहा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 में, और इस कानून में खास बात ये होगी कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए प्राइवेट जो है ना, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, उनको भी एनकरेज किया जाएगा। आप अपने घर में फॉरेस्ट लगाओ, घर के पीछे बगीचा बना दो, सरकार उसको भी फॉरेस्ट मान लेगी। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि प्राइवेट इंडिविजुअल जब भी फॉरेस्ट लगाएगा, उस फॉरेस्ट पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो ये नेशनल फॉरेस्ट है या नेशनल ग्रीन कवर है, क्योंकि जिस दिन उसका मन आएगा वो इस जंगल को काट भी देगा। जिस दिन उसका मन आएगा वहाँ पे लकड़ी की ज़रूरत होगी, वो किसी पेड़ को उखाड़ भी देगा। तो आप उसको फॉरेस्ट कवर मान करके अपना कार्बन सिंक का टारगेट मत पूरा करो। कार्बन सिंक समझते हैं ना, जितने फॉरेस्ट होंगे उतना कार्बन को सिंक करेंगे। तो फॉरेस्ट हमारा एक कार्बन सिंक का सोर्स होते हैं। तो बस आर्टिकल यही कह रहा है कि थोड़ा सा कंसर्निंग बात है कि अगर आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के घर में लगे हुए फॉरेस्ट को भी अपना सरकारी फॉरेस्ट मान करके टारगेट्स को पूरा करते हैं। तो आज की टोन है कंसर्न्ड और साथ में है एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है पूरे इशू को और साथ में कंसर्न दिखा रहा है, चिंता दिखा रहा है। शुरू करें, समझ गए ना। अब बाकी डिटेल में देखोगे तो चीज़ें आपकी समझ में आएगी। ज़्यादा इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे इसको कहानी की तरह प्रोसेस करें। कह रहे द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 that is being deliberated upon by a joint committee of parliament is a contentious piece of legislation। कह रहे जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है 2023 का, जिसको डेलिब्रेट अपॉन किया जा रहा है, जिसके ऊपर मंत्रणा की जा रही है, बातचीत की जा रही है। किसी चीज़ पे डेलिब्रेट करना यानी किसी चीज़ पे बातचीत करना, सोच विचार करना। कह रहे जिसको डेलिब्रेट किया जा रहा है एक जॉइंट कमेटी के द्वारा पार्लियामेंट की। कह रहे ये जो है ना, ये जो अमेंडमेंट बिल है ये कंटेंशियस पीस है। कंटेंशियस मतलब फुल ऑफ कंटेंशन और कंट्रोवर्सी। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्सी भरा पीस है लेजिस्लेशन का, कानून का टुकड़ा है ये। और कौन सा कानून भाई? दैट सिग्नल्स द कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन बैलेंसिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। जो सिग्नल करता है पेचीदा चैलेंजेस को, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड
चुनौतियों को जो इन्वॉल्व हैं बैलेंस करने में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट काटना ज़रूरी है, कंजर्वेशन के लिए फॉरेस्ट को बचाना ज़रूरी है। तो इन दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है ना, जंगल भी बचे रहें और इंडस्ट्री भी ग्रो करती रहे। तो इस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को ये सिग्नल करता है हमारा ये वाला नया वाला कानून। चलिए, ये नया कानून आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इज़। दैट आया इसी कानून के लिए, इसकी वर्ब है इज़ बीइंग डेलिब्रेटेड अपॉन। डेलिब्रेट ऑन या अपॉन करना, किसी चीज़ पे गहराई से बात करना। लेजिस्लेशन के लिए दैट आया है, दैट की वर्ब है सिग्नल्स। लेजिस्लेशन वही नाउन है जिसके आगे आपको पीसीज ऑफ लगाना होगा जब भी इसको काउंट करना हो। देख रहे हो लेजिस्लेशन, है ना, इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ना तो इसने इसको प्लूरल बनाया है। देखो, कंटेंशियस पीस ऑफ लेजिस्लेशन, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे अ भी नहीं लग सकता। अ लगाना हो तब भी आपको पीस ऑफ लगाना पड़ेगा। इसको काउंट करने के लिए चाहे एक बनाना हो चाहे अनेक बनाना हो, आपको पीस ऑफ या पीसीज ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसने वो भी कर लिया, और लेजिस्लेशन को इसने सिंगुलर लगा बिना एस के लगाए, और इसकी वर्ब भी जो है सिंगुलर लगाई है, दैट की वर्ब है सिंगुलर। ठीक है, तो ये रूल जो आपको बताया था ऊपर, फॉर्मूला जो बताया था वही फॉर्मूला अप्लाई किया है। इन नाउन्स को काउंट नहीं कर सकते, और काउंट करने के लिए पीस ऑफ या पीसीज ऑफ का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। आगे कह रहा है जी, वाइल इंडस्ट्रियलाइजेशन इनएविटेबली मीन्स usurping greater tracts of forest land and ecosystems, the Forest Conservation Act 1980 has been the mantelpiece legislation। कह रहे जी, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब नई इंडस्ट्री को लगाना, वो इनएविटेबली, उसका मतलब यही है, इनएविटेबली मतलब जिस चीज़ से बचा ना जा सके, अनअवॉइडेबली। कह रहे जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का अनअवॉइडेबली एक ही मतलब है, ऐसा मतलब जिससे बचा नहीं जा सकता। और क्या मीनिंग है उसका? उसका मीनिंग है यूसर्व करना, उखाड़ फेंकना बहुत बड़े हिस्से को फॉरेस्ट लैंड के और इकोसिस्टम्स के। यूसर्व करना मतलब किसी चीज़ को हटा देना और उसकी जगह खुद बैठ जाना, टेक ओवर कर लेना। तो क्या होगा जी, फॉरेस्ट के बड़े बड़े लैंड पे इंडस्ट्री आ जाएगी, फॉरेस्ट को उखाड़ करके यूसर्व कर दिया जाएगा। कह रहे जहाँ इस बात को हम समझते हैं, वहीं हमारा जो पुराना वाला एक्ट है, नया वाला नहीं, हमारा 1980 वाला जो एक्ट है, पुराना वाला 40 साल पुराना, वो रहा है एक मेंटल पीस। मेंटल पीस मतलब डोमिनेंट कवर, छतरी होती है ना आपके सर पे, मेंटल पीस बोलते हैं उसको। कह रहे जी वो एक छाते जैसा कवर रहा है, छाते जैसा कानून रहा है, लेजिस्लेशन रहा है, दैट हैज़ एम्पावर्ड द स्टेट टू रेगुलेट दिस एंड इम्पोज कॉस्ट ऑन सच इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन। जिसने एम्पावर किया है राज्य को, यानी सरकार को, भारत सरकार को, कि वो रेगुलेट करे इस चीज़ को और इम्पोज कर सके कॉस्ट को, यानी कीमत को, इस प्रकार के इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन पे, इंडस्ट्री के द्वारा फॉरेस्ट के एक्सप्लॉयटेशन पे। तो ये पुराना वाला एक्ट जो है ना, बड़ा काम का एक्ट है, इसमें आज भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। नए वाले के अंदर ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, पुराना वाला इस केस में अच्छा है। कहने का मतलब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इसकी वर्ब है मीन्स इनएविटेबली मतलब जिस चीज़ से बचा ना जा सके, अनअवॉइडेबली हो, यूसर्व करना, किसी चीज़ को उखाड़ फेंकना। इस पुराने वाले एक्ट की वर्ब है हैज़ बीन। मेंटल पीस का मतलब होता है सर के ऊपर छतरी या कैनोपी, जो जिसकी छाया में आप बैठ सको, है ना, जिसके ऊपर जो आपको डोमिनेट करे, है ना, या आपके सर के ऊपर हो। तो ये एक मेंटल पीस एक्ट रहा है, ये एक डोमिनेटिंग एक्ट रहा है। इसके नीचे दूसरे एक्ट जो हैं सारे अपने फॉर्म किए गए हैं। दैट आया इस लेजिस्लेशन के लिए, इसकी वर्ब है हैज़ एम्पावर्ड। एम्पावर करना, किसी को पावर देना, सशक्त बनाना। इस एक्ट ने पावर दी है, सशक्त बनाया है स्टेट को। समझते हो ना सशक्त वर्ड, किसी को शक्ति देना, पावर देना। एक्सप्लॉयटेशन मतलब वो समझते हैं मिसयूज़ या ओवर यूज़, किसी चीज़ का दोहन, दोहन बोलते हैं हिंदी में। कह रहा है आगे, ओरिजिनली मेंट फॉर नोटिफाइड फॉरेस्ट, अ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द T.N. गोदावरम थिरुमलफड केस 1996 among other things broaden the scope of such protection to even those not officially classified so। कह रहा है जी ओरिजिनली जिसका मतलब था नोटिफाइड फॉरेस्ट के लिए, ओरिजिनली जो मेंट फॉर थी, जिसका ऑब्जेक्टिव था नोटिफाइड फॉरेस्ट। नोटिफाइड फॉरेस्ट कौन से हैं? सरकारी फॉरेस्ट, सरकारी ज़मीन पे लगे हुए जंगल। कह रहा है जो एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई, और कब आई? इस वाले केस में 96 के अंदर। और कह रहा है इसके साथ में दूसरी भी कई चीज़ें, अमंग अदर थिंग्स। कह रहा है इन्होंने, इस जजमेंट ने ब्रॉडन कर दिया स्कोप को ऐसी प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ तक कि ऐसे एरियाज़ के लिए, इवन दोज एरियाज़ जो ऑफिशियली क्लासिफाइड नहीं है, जो सरकारी ज़मीन पे नोटिफाइड नहीं है। क्या कहना चाह रहा है ये? हमारा जो कानून था ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये बना था सरकारी फॉरेस्ट के लिए,
लेकिन सरकारी फॉरेस्ट पे बनने के बाद में 1980 के अंदर ये कानून, 1996 में इसका दायरा बड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में लिख दिया कि ये जंगल के लिए बना है, चाहे जंगल कहीं भी हो, चाहे घर पे हो तुम्हारे या सरकारी ज़मीन पे लगा हुआ हो, जंगल तो जंगल है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने इसके दायरे को ब्रॉड कर दिया, स्कोप को बड़ा कर दिया, और ताकि प्रोटेक्शन मिल सके यहाँ तक कि वो वाले जंगलों को जिनको ऑफिशियली हमने जंगल क्लासिफाइड नहीं भी किया हुआ है। आपके घर के पीछे 2 बीघा ज़मीन है जहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं 100 सालों से, 50 सालों से, आपके बाप दादा के टाइम के, तो सरकार बोलेगी भैया ये जंगल है, इसको काट मत देना, है ना। इस तरीके से जजमेंट जो है बताती है। चलो ऊपर वाले सेंटेंस में यहाँ पे एक एरर मैंने छोड़ी थी, क्या ये एरर कोई पकड़ पाया क्या? चलो लास्ट में बताऊंगा मैं, जितने लोगों को पकड़ पाए कमेंट्स में लिखना, और जिन्होंने लिख दी होगी अभी तक उनको कहने की जरूरत ही नहीं है। जानबूझ के एरर छोड़ करके गया था मैं, हो सकता है आपने उसको पकड़ा हो। बढ़े आगे। आगे कह रहे ये वाला हो गया पूरा केस। कह रहा है जी ये हो गया। कह रहा है इंडियाज फॉरेस्ट कवर हैज सीन ओनली मार्जिनल इंक्रीजेस एज बाइनियल रिपोर्ट्स ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इलस्ट्रेट। कह रहे इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है उसने देखा है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, मार्जिनल सा ही इंक्रीज, जैसा कि बाइनियल जो रिपोर्ट्स हैं, बाइनियल मतलब 2 साल में आने वाली, बाइनियल वंस इन 2 years, बाई एनुअल ट्वाइस इन अ ईयर, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं ये। एनुअल मतलब साल में 2 बार, बाई एनुअल, और बाइनियल मतलब 2 साल में 1 बार। कह रहे जैसा कि बाइनियल रिपोर्ट जो है 2 साल में 1 बार आने वाली रिपोर्ट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, वो दिखाती भी हैं, इलस्ट्रेट करती भी हैं। इलस्ट्रेट करना किसी चीज़ को बताना या दिखाना। चलिए फॉरेस्ट कवर की वर्ब है हैज सीन, मार्जिनल मतलब थोड़ा सा। कह रहे जी ग्रोथ इन फॉरेस्ट कवर इनसाइड ऑफिशियली रिकॉर्डेड फॉरेस्ट इज स्टैग्नेंट और एट बेस्ट इंक्रीमेंटल। कह रहे जो ग्रोथ है फॉरेस्ट कवर में, जो इनसाइड है, अंदर है, सरकारी या ऑफिशियली रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के अंदर, सरकार के फॉरेस्टेड एरिया के अंदर, कह रहा है वो ग्रोथ स्टैग्नेंट है, रुकी सी हुई है, इनएक्टिव सी है, ज़्यादा बढ़ नहीं रही वो ग्रोथ, है ना। और कह रहा है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको इंक्रीमेंटल बोल सकते हो, मिनिमल या मॉडेस्ट बोल सकते हो। 0.00% में ग्रोथ हो रही है साल 2 साल बाद, तो कहने का मतलब है ना के बराबर ही ग्रोथ हो रही है सरकारी फॉरेस्ट में, सरकारी ज़मीन के ऊपर। अच्छा फिर ग्रोथ कहाँ हो रही है? कह रहा है इट इज़ ट्री कवर इन ऑर्चिड्स, प्लांटेशन एंड विलेज होमस्टेड्स दैट हैज़ बीन ऑन द राइज एंड सप्लीमेंटिंग इंडियाज क्लेम दैट 24% ऑफ इट्स एरिया इज अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। कह रहे जी ये तो ट्री कवर है ऑर्चर्ड्स में, बाग बगीचों में, फ्रूट गार्डन्स में, जो घरों के पीछे लोग लगा लेते हैं अमीर लोग, और प्लांटेशंस में, और गांव के जो है फार्म हाउस में। कह रहे जिन्होंने जो हैज़ बिन रहे हैं ऑन द राइज मतलब उछाल की तरफ। ट्री कवर जो है इसी जगह पे उछाल की तरफ आ रहा है, इन्हीं एरियाज में ट्री कवर आ रहा है, और सप्लीमेंट भी कर रहा है भारत के क्लेम को कि 24% जो इसकी लैंड है, जो एरिया है, वो अंडर फॉरेस्ट और ट्री कवर है। तो भारत का जो ट्री कवर है ना वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग अपने फार्म हाउस पे पेड़ लगा रहे हैं। सरकार अपनी ज़मीन पे पेड़ अब लगाना ज़्यादा नहीं लगा पा रही। इट की वर्ब है इस, दैट की वर्ब है हैज़ बीन, 24% की वर्ब है इस। ऑर्चर्ड आप देख चुके हैं, होमस्टेड आप देख चुके हैं। परसेंटेज नाम का जो वर्ड है या ये जो नाउन है, इसकी वर्ब जो है ना खुद की नहीं होती, इसकी वर्ब डिसाइड होती है ऑफ के बाद में आने वाले नाउन के हिसाब से। ऑफ के बाद एरिया नाम का नाउन आया तो एरिया के लिए हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। अगर यहाँ पे एरियाज होता तो फिर वर्ब यहाँ पे आर आ जाती। याद रखें इस फॉर्मूला को, सिंपल चीज़ें, और यहाँ आपके 2-3 मार्क्स बन जाते हैं ना। ये परसेंटेज, पोर्शन, प्रपोर्शन अपनी वर्ब्स कैसे लेते हैं। और आगे बढ़ेंगे, पोर्शन प्रपोर्शन के साथ भी यही है, 1/3, 2/5 है ना, उनके साथ भी यही करते हैं, अपने ऑफ के बाद में रखे हुए नाउन के हिसाब से वर्ब को चूज करते हैं। कह रहा है इंडिया हैज़ कमिटेड टू इंक्रीजिंग दिस नंबर टू 33% and adding a carbon sink of 2.5 billion to 3 billion tons of carbon dioxide this way। कह रहे इंडिया ने कमिट किया है, वादा किया हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि इंक्रीज करेगा इस नंबर को 33% तक 24% से, और ऐड करेगा कार्बन सिंक को 2.5 से 3 बिलियन टन का, और जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, इस तरीके से दिस वे, और ये होगा बाय 2030 2030 तक। और ये सब कैसे कमिट किया इंडिया ने? एज पार्ट ऑफ इट्स इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट्स, एक हिस्से के तौर पे भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट कमिटमेंट्स के, जो भारत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कर चुका है। इंडिया की वर्ब है हैज़ कमिटेड। कमिटेड टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, आप जानते हैं अच्छे से। ये टू वही है जो प्रीपोजिशन का काम करेगा, विद अ व्यू टू, की टू, कमिटेड टू, रिसोर्ट टू, है ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू, वो सारी जो लिस्ट आपको बताई हुई है उसी का पार्ट है कमिटेड टू। संडे को वीडियो आ रही है, इस पर वीडियो रेडी हो गई है, जिसमें आपको टू को देखते ही बता देना है
इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड जो है एक वीडियो आपको संडे को मिल जाएगी ग्रामर की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। कह रहा है द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इन द एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज रेकनिंग वॉज इनसफिशिएंट फॉर दीज एंड्स। कह रहा है एग्जिस्टिंग जो एक्ट है 1980 का एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की रेकनिंग में, कैलकुलेशन में इनसफिशिएंट था, अपर्याप्त था इन सभी मकसदों के लिए, एंड्स के लिए। एंड मतलब किनारा या मकसद। और क्यों? कह रहा है एज इट डिड नॉट इंसेंटिवाइज प्राइवेट एग्रो फॉरेस्ट्री एंड ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज़, क्योंकि ये इंसेंटिवाइज ही नहीं करता था, इनकरेज नहीं करता था प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा एग्रो फॉरेस्ट्री को। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर के नाम पे फॉरेस्ट लगाना, एग्रो फॉरेस्ट्री, और ट्री प्लांटेशन को, बाग बगीचे की एक्टिविटीज़ को। तो सरकार यही बोलती है पुराने वाला एक्ट जो है कमतर था, इनसफिशिएंट था, नया एक्ट हम लेके आ रहे हैं जहाँ पे लोगों को इनकरेज करेंगे कि घर में वो पेड़ वेड़ लगाएं, और उस पेड़ को हम सरकारी टारगेट का पार्ट मान लेंगे, हमें जो 33% करना था वो लोगों से करवा लेंगे। इस एक्ट की वर्ब है वॉज, इट की वर्ब है डिड नॉट इंसेंटिवाइज, रेकनिंग का मतलब है आपकी कैलकुलेशन। कह रहा है जी फ्रॉम 2019 टू 2021 इंडिया एडेड 1540 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, ऑफ विच 1509 स्क्वायर किलोमीटर वॉज आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। कह रहे जी पिछले 2-3-4 सालों में देखो, 19 से 21 में देखो तो भारत ने 1540 किलोमीटर स्क्वायर जो है फॉरेस्ट जो है कवर बनाया, इतने जो है फॉरेस्ट और लगाए 1540 किलोमीटर स्क्वायर के, है ना। कह रहे जिसमें से 1509 जो थे, लगभग 90% जो थे वो थे आउटसाइड यानी बाहर सरकारी फॉरेस्ट एरिया के, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के। तो प्राइवेट फॉरेस्ट एरिया ही लग रहे हैं भारत में, सरकार जो है नहीं लगा पा रही। समझ पा रहे होंगे 1540 में से 1509 तो प्राइवेट लोगों ने लगाया था। इंडिया की वर्ब है एडेड, 1509 की वर्ब है वॉज। 1509 स्क्वायर किलोमीटर एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट को सिंगुलर वर्ब दी जाती है। 5 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 2 आवर्स इज अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, है ना। 10 रुपीज़ मोर इज़ नीडेड टू बाय दिस प्रोडक्ट, तो 10 रुपीज़ की वर्ब इज आएगी, 1509 किलोमीटर की वर्ब वॉज आएगी। ये सारी की जो मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, चाहे मनी की हो, टाइम की हो, डिस्टेंस की हो, वेट की हो, इनको सिंगुलर वर्ब दी जाती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द न्यू अमेंडमेंट्स टू द फॉरेस्ट एक्ट गेव सच इंसेंटिव्स बाय क्लियरली डिफाइनिंग द लिमिट्स ऑफ 1996 जजमेंट। कह रहा है जो नई अमेंडमेंट्स आ रही हैं 2023 में फॉरेस्ट एक्ट के अंदर, उसने दे दिया ऐसे इंसेंटिव्स को, ऐसे इंक्रीजेस को, एनकरेजमेंट्स को, और कैसे क्लियरली डिफाइन करके, परिभाषित करके लिमिट्स को यानी सीमाओं को 1996 की जजमेंट के। तो नया जो है ना अपना नया जो कानून आ रहा है उसमें 1996 की जजमेंट को थोड़ा सा लिमिट कर दिया, उसकी सीमाओं को, और इंसेंटिव दिया गया कि घर घर जाके फॉरेस्ट लगे। अमेंडमेंट्स की वर्ब है गेव। अब बताएगा इसमें दिक्कत क्या है। घर घर फॉरेस्ट लगाना अच्छी बात है, इसमें गलती क्या है, इसमें दिक्कत आगे बताएगा। कह रहा है ओनली लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन एनी गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑन और आफ्टर 1980 वुड इन्वोक प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। सिर्फ वही लैंड जो रिकॉर्ड की गई है फॉरेस्ट के तौर पे, जंगल के तौर पे, किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में 1980 में या उसके बाद में, वो इन्वोक करेगी प्रोविजंस को, नियमों को इस नए एक्ट के, है ना, जो इन्होंने 2023 में अमेंड किया है। लैंड की वर्ब है वुड इन्वोक। अच्छा, और कौन सी लैंड इन्वोक नहीं करेगी? कह रहा है जी फॉरेस्ट लैंड ऑथोराइज बाय स्टेट फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूसेस बिटवीन 1980 से 1996 वुड नॉट इन्वोक प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। कह रहे वो फॉरेस्ट लैंड जो ऑथोराइज की गई है स्टेट्स के द्वारा, राज्यों के द्वारा नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए, फॉरेस्ट तो है लेकिन नॉन फॉरेस्ट्री जो है ना यूज़ के लिए वो बनाई गई है 1980 से 96 के बीच में, वो इन्वोक नहीं करेगी प्रोविजंस को इस एक्ट के, उस पर ये एक्ट नहीं लगने वाला है उस लैंड पे। अच्छा, इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है जी द अमेंडमेंट्स इफेक्टिवली मीन स्टेट्स कैन नो लॉन्गर क्लासीफाई अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट लैंड और पैचेस ऑफ ट्रीज विद फॉरेस्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स एज फॉरेस्ट लैंड। कह रहा है जी अमेंडमेंट जो हैं असरदार तरीके पे ये मीनिंग रखती हैं कि जो स्टेट्स हैं अब बिल्कुल भी नहीं, दे कैन नो लॉन्गर, अब वो बिल्कुल भी नहीं क्लासीफाई कर सकती हैं, और किस चीज़ को? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट लैंड को, ऐसी फॉरेस्ट लैंड जो क्लासीफाइड नहीं है, जो सरकारी आंकड़ों में फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है, उसको ये क्लासीफाई नहीं कर सकती। और या फिर उन पैचेस ऑफ ट्रीज़ को, उन ट्रीज़ के छोटे छोटे पैचेस को जो फॉरेस्ट लाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, फॉरेस्ट की तरह दिखाई देते हैं, उनको भी फॉरेस्ट लैंड नहीं बोल सकती है। तो जो फॉरेस्ट लैंड सरकारी है बस उसी को ही फॉरेस्ट लैंड बोलेगी। प्राइवेट फॉरेस्ट लैंड पे
जंगल तो लगवा सकती है लेकिन उसको फॉरेस्ट लैंड बोल नहीं सकती। अब इसका मतलब क्या है, आपने घर में अगर जंगल लगाया सरकारी टारगेट में तो वो पूरा हो गया, सरकार का जो टारगेट है पेड़ लगाने का, लेकिन कल को आप उस जंगल को या सरकार उस जंगल को बेच भी सकती है, कटवा भी सकती है। कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाएंगी, जैसे ज़रूरत पड़ेगी आप और मैं अपने प्राइवेट जंगल काटने लगेंगे और इसमें सरकार का ये वाला लॉ जो है अप्लाई होगा ही नहीं। फॉरेस्ट लैंड पे जो है लॉ अप्लाई होगा सरकारी लैंड पे। अमेंडमेंट्स ये सब सरकारें इसलिए करती है ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स को जो है ना बढ़ावा मिले, थोड़ा बहुत जंगल कट जाए तो क्या होगा, है ना, थोड़ा इंडस्ट्री आगे बढ़े, इसलिए सरकार जो है ऐसे लॉ लाने की कोशिश कर रही है। अमेंडमेंट्स की वर्ब है, मीन स्टेट्स की वर्ब है कैन क्लासीफाई, और इसको अनक्लासिफाइड को ठीक है हटा दो, यहाँ पे कैन नो लॉन्गर क्लासीफाई। करे जी द अमेंडमेंट्स अलाउ फॉरेस्ट लैंड अप टू 100 किलोमीटर्स नियर इंडियाज बॉर्डर्स टू बी अप्रोप्रिएटेड विदाउट सेंट्रल अप्रूवल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी पर्पसेस। कह रहा है अमेंडमेंट जो है अलाउ भी करती हैं फॉरेस्ट लैंड को जो 100 किलोमीटर के अंदर तक है भारत के बॉर्डर्स के, कि वो अप्रोप्रिएट की जा सकें, कब्जे में ली जा सकें। अप्रोप्रिएट करना या तो अलोकेट करना, असाइन करना, या अपने कब्जे में लेना, टेक ओवर करना, कि वो टेक ओवर की जा सकें बिना सेंट्रल अप्रूवल के। और किस लिए? स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी पर्पजेस से। तो आपके घर के पीछे लगा हुआ फॉरेस्ट सरकार कब्जे में ले सकती है, लकड़ी कटवा करके बेच सकती है, ज़मीन वो आपकी है लेकिन फॉरेस्ट सरकारी है। तो ये अमेंडमेंट के अंदर ये जो है प्रावधान भी दिया गया है। अप्रोप्रिएट कर सकती है किसी भी जंगल को, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। अमेंडमेंट्स की वर्ब है अलाउ, अप्रोप्रिएट यानी कब्जे में लेना। कह रहे द प्राइमरी क्रिटिसिज्म इज दैट these amendments do not really contribute to regenerating natural forest। कह रहा है प्राइमरी क्रिटिसिज्म इसका यही है कि ये सारी अमेंडमेंट्स कंट्रीब्यूट तो नहीं करती हैं, योगदान नहीं देती हैं रीजनरेट करने में नेचुरल फॉरेस्ट को, प्राकृतिक जंगल को। और क्या करती हैं ये? कह रहे जी बट रादर इंसेंटिवाइज अफॉरेस्टेशन फॉर कमर्शियल एंड्स, बल्कि इंसेंटिवाइज करती हैं अफॉरेस्टेशन को, जंगल लगाने के काम को कमर्शियल पर्पजेस के लिए, कमर्शियल एंड्स के लिए। वही जो मैंने आपको बात बोली ना कि जंगल अभी तो लगा दो, टारगेट पूरे कर दो, जब जरूरत हो उस जंगल को कटवा दो। एक्ट कहीं बीच में नहीं आएगा, जंगल लग जाए तो उसको काटने में कहीं भी एक्ट बीच में नहीं आएगा। जिस दिन सरकार की इच्छा होगी, मन होगा, जिस ज़मीन पे जंगल कटवाने की वहाँ पे कटवा देगी। तो ये है प्राइमरी क्रिटिसिज्म इस एक्ट का। क्रिटिसिज्म की वर्ब है इज, अमेंडमेंट्स की वर्ब है डू नॉट कंट्रीब्यूट टू। कंट्रीब्यूट टू करना, किसी चीज़ में योगदान देना, और टू यहाँ पे एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, इसलिए वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। कंट्रीब्यूट टू समथिंग और कंट्रीब्यूट टू रीजनरेटिंग। अमेंडमेंट्स की दूसरी वर्ब है इंसेंटिवाइज, रादर नाम की एडवर्ब से या कंजंक्शन से, बट से जुड़ी हुई है ना। अमेंडमेंट्स डू नॉट कंट्रीब्यूट बट अमेंडमेंट्स इंसेंटिवाइज। अफॉरेस्टेशन मतलब जंगल लगाना, रिफॉरेस्टेशन करना, ऐसी जमीन पे फॉरेस्ट लगाना जहाँ पे जंगल कट चुका है। कह रहा है व्हाट इज वरिंग इज दैट द पार्लियामेंट्री कमेटी डिस्पाइट इट्स स्टैट्यूटरी प्रिविलेजेस हैज़ नॉट एक्सप्रेस्ड एनी ओपिनियन ऑन सजेशंस ऑन द वे फॉरवर्ड। और कह रहे हैं हमें डर इस चीज़ का है, वरिंग बात ये है, व्हाट इज़ वरिंग इज़, वरिंग बात ये है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है बावजूद वैधानिक ताकतों के, स्टैट्यूटरी प्रिविलेजेस के, उसने एक्सप्रेस ही नहीं किया किसी ओपिनियन को या सजेशन को आगे के रास्ते को लेकर के। तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो सरकार की बात को बस हाँ में हाँ मिला रही है, जो सरकार बोल रही है उसके पास पूरी पावर है, लेकिन पावर का इस्तेमाल करके कोई भी अपनी ओपिनियन इस मामले पे नहीं रख रही। वट की वर्ब है इज, वट इज वरिंग जो क्लोज है इसकी वर्ब है इज। वट से शुरू होने वाले वाई, वेयर, व्हेन, इनसे शुरू होने वाले क्लोज जो है अपनी वर्ब लेते हैं, और जो कि हमेशा सिंगुलर ही होती है। पार्लियामेंट्री कमेटी की वर्ब है हैज़ नॉट एक्सप्रेस्ड। स्टैट्यूटरी आपको बता दिया, वैधानिक, लीगल, है ना। स्टैट्यूटरी मतलब लीगल, एडजेक्टिव है यहाँ पे एक, और प्रिविलेज का मतलब होता है अधिकार या पावर्स। कह जी ग्रूमिंग प्राइवेट फॉरेस्ट माइट लुक गुड इन थ्योरी बट एक्सपेक्टिंग देम टू बी ए परमानेंट कार्बन स्टॉक इज विशफुल थिंकिंग। कह रहे जी ग्रूम करना, सजाना संवारना प्राइवेट फॉरेस्ट को, घर घर के जंगलों को, वो देखने में अच्छा लग सकता है थ्योरी में, ऑन पेपर, लेकिन एक्सपेक्ट करना इनको कि ये परमानेंट कार्बन स्टॉक बन जाएंगे, परमानेंट फॉरेस्ट बन जाएंगे, ये विशफुल थिंकिंग है। ये ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो आप ख्याली पुलाव है। विशफुल थिंकिंग मतलब ख्याली पुलाव, अब बस सोच रहे हो कि ऐसा हो जाए, होगा नहीं, आपको पता है। इनको परमानेंटली कार्बन स्टॉक मान लेना, कार्बन सिंक मान लेना, परमानेंट इनको जंगल मान लेना, ये विशफुल थिंकिंग होगी, ये ख्याली पुलाव होंगे। और क्यों? गिवन दैट स्ट्रॉन्ग मार्केट इंसेंटिव्स एग्जिस्ट टू यूज दैम एज कार्बन क्रेडिट्स। इस चीज़ को देखते हुए कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट के इंसेंटिव्स हैं, आपके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं कि इनको कार्बन क्रेडिट की तरह यूज़ किया जा सके, इन जंगलों को
ऐसा समझ लो इनको काट करके इंडस्ट्री में कुछ इनका योगदान हो सके, इन जंगलों की जगह इंडस्ट्री लगाई जा सके। समझ गए ना। ग्रूमिंग की वर्ब है माइट लुक, एक्सपेक्टिंग की वर्ब है इज। कितने मर्जी प्राइवेट जंगल लगवा लो, वो रहेंगे तो प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में ही, वो जब चाहे उनको काट सकता है। आपका सारा जो है फॉरेस्ट कवर वो खराब कर देगा, सारे आपके टारगेट जो है खत्म हो जाएंगे। एक्सपेक्टिंग की वर्ब इज होगी। विशफुल थिंकिंग आपको बता दिया, ऐसा कुछ विश करना जो लग रहा है आपको नहीं हो सकता, फिर भी आप चाहते हो कि ऐसा हो जाए, है ना, विशफुल थिंकिंग। इंसेंटिव्स की वर्ब है एग्जिस्ट। कह रहे हैं जी वाइल न्यू क्लाइमेट रियलिटीज माइट नेसेसिटेट चेंजेस टू द वे कंजर्वेशन लॉज आर इंटरप्रेटेड, दीज मस्ट बी बैक्ड बाय रिगरस साइंटिफिक एविडेंस। कह रहे हैं जहाँ क्लाइमेट की जो नई रियलिटीज़ हैं वो नेसेसिटेट कर सकती हैं, ज़रूरी कर सकती हैं इन चेंजेस को, जिस तरीके से कंजर्वेशन लॉज को इंटरप्रेट किया जाता है, उनको एक्सप्लेन किया जाता है। तो नई रियलिटी के हिसाब से चेंज आना चाहिए, हम भी जानते हैं। कह रहे हैं लेकिन ये सारे चेंज बैक्ड होने चाहिए, सपोर्टेड होने चाहिए बहुत ही कड़ी साइंटिफिक एविडेंस के तौर पे, उसकी मदद से, है ना। साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से ही अपने लॉज को आपको चेंज करना है। मन आ जाए मर्जी आ जाए ऐसे किसी लॉ को अमेंडमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, क्लाइमेट रियलिटीज़ की वर्ब है माइट नेसेसिटेट, नेसेसिटेट करना, किसी चीज़ को नेसेसरी बनाना, रिक्वायर करना, इसको इंटेल करना भी बोलते हैं, है ना। अच्छा, कंजर्वेशन लॉज की वर्ब है आर इंटरप्रेटेड, दीज की वर्ब है मस्ट बी बैक्ड। सिंपल सा आर्टिकल था, कुछ लोगों को पढ़ने में ये अनइंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन अगर आप इनको अंडरस्टैंडिंग लेकर के पढ़ोगे, पहले क्या था अब क्या है, नुकसान क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, तो ये आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं और इंटरेस्टिंग भी लगने लगते हैं। मैं इसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश की आपको ये आर्टिकल। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अपने। सबसे बड़ा कंसर्न क्या है जो रेज़ किया गया है प्राइवेट फॉरेस्ट को लेकर के, कि उसको परमानेंट कार्बन सिंक ना माने आप। क्या रीज़न है सबसे बड़ा, तो रीज़न आपको बताना है, अच्छे से समझा चुके हैं। A B C D 4 ऑप्शंस हैं, हिंदी इनकी बनाओ और आंसर को निकालो। अब ये हिंदी भी बना दूंगा ना तो देखते ही आप बता दोगे, यानी सुन के ही बता दोगे आप आंसर क्या है। तो खुद से आपको ट्रांसलेट करना होगा और फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दे रहा हूँ इस वीडियो के नीचे, वहाँ से मैच कर लेना। सेकंड में पूछा है जी अगर प्राइमरी गोल इंडिया के फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करने का यही है हमारा कि हम फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करें, तो क्या सजेस्ट किया गया इस आर्टिकल में, सबसे इफेक्टिव चीज़ क्या होगी, क्या करें इन चारों में से। आर्टिकल क्या चाहता है कि आप क्या करो और क्या ना करो, तो करने वाली चीज़ के लिए आपसे पूछा है ABCD में से जो चीज़ लगे आपको सही उसको बताना। हिंट डालूंगा फर्स्ट कमेंट में, हिंट के साथ से आपका आंसर जो है मैच हो जाएगा। पहले अपना दिमाग चलाओ। कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं सर आंसर भी करवा दिया करो, आपका पेपर भी मैं ही दिलाता हूँ, है ना, बैंक वाला, मेंस का, प्रीलिम्स का, कोशिश करेंगे पास हो जाएगा। अरे भैया खुद से करनी पड़ेगी मेहनत, मैं गाइड कर सकता हूँ, हाथ पकड़ के चलवा सकता हूँ, धक्का नहीं मार सकता। तो ये जो है ना, ये खुद से थोड़ा पेन लेना सीखो, एग्जाम में आपको ही लेना पेन। अब यहाँ पे मैं हेल्प कर रहा हूँ, ये हेल्प करने से आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना। क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, आंसर भी मैं दे रहा हूँ, अब अपना दिमाग तो आप चला ही सकते हो। स्ट्राइडेंट वर्ड का आपसे सिनोनिम पूछा है, अगेन ये स्ट्रिंजेंट वर्ड नहीं है, स्ट्रिंजेंट वर्ड नहीं है, स्ट्राइडेंट है, देख लेना और उसका सिनोनिम आपको चूज करना है। चौथे में पूछा है जी समथिंग जो इंप्रूव नहीं कर रही हो और आगे ना बढ़ रही हो, उसके लिए क्या वन वर्ड होता है। जो रुकी हुई चीज़ होती है, जैसे रुका हुआ पानी है, तो क्या वन वर्ड उसके लिए यूज़ करेंगे। तो 3-4 आपको करवाए हैं, एक M से है, एक S से है, इन दोनों को तो जरूर लिखना, ठीक है, M और S वाले को। रैकन वर्ड का सिनोनिम आपसे पूछा है 5वें में, ऑर्चर्ड होता है, एस्टिमेट होता है, होमस्टेड होता है या कंटेंशियस होता है। 6वें में आपको एक एरर मिलेगी, आप ढूंढ लो, एक ही कॉन्सेप्ट आपको ग्रामर का करवाया है और इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन पे आपको अप्लाई करना है। आंसर ऑफ दीज 6 क्वेश्चन जो है यू विल फाइंड इन द फर्स्ट कमेंट ऑफ द वीडियो। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना, वहीं पे कमेंट करके। मुलाकात लेंगे आपसे कल, अंटिल देन साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो, टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।